नमस्कार, मैं हूं गौरव वाजपेयी और आप देख रहे हैं जी शख्सियत खास के आज इस एक विशेष अंक में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं देश की, देशभक्तों की, जिसमें एक सबसे अग्रणी नाम आता है और वो है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जिन्होंने अपना योगदान देशभक्त के रूप में तो यहाँ पर दिया, आज़ादी के लिए लड़ाई की। और जैसे ही उनका नाम लेते हैं और हमारे जहन में तुरंत उनकी यादें कौंध जाती हैं। जिस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ में एक खास मेहमान, एक खास शख्सियत मौजूद हैं, अमित आज़ाद जी। तो शख्सियत खास में हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो उन देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान उन्होंने किया, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उस समय को और इस समय को किस तरीके से कंपेयर करते हैं? देखिए, पहले तो मैं सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनका जन्म 1906 में हुआ जी, और जन्म के साथ ही लगभग उनकी सारी जो कार्य रूप था, जो कार्य रेखा थी, उनकी तय हो गई थी। जी, कहते हैं कि जब शहीद जन्म लेते हैं तो हमने शहीदों का जो दर्जा है इसीलिए उन्हें शहीद कहा, क्योंकि शहीद एक भगवान से कम नहीं होते। जी, चाहे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी हों या हो भगत सिंह जी, इनकी हम अगर भगवान से तुलना करते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं, ना ही कोई अतिशयोक्ति होगी। वो इसलिए क्योंकि देखिए, मैं आज़ाद जी के साथ साथ सारे ही शहीदों को एक समान लेकर के चलूँ। मैं जिनका वंश हूँ, मैं ही सिर्फ आज़ाद जी का वंश नहीं हूँ, पूरा देश उनका वंश है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के लिए अपनी जान दी, इसलिए सभी उनके वंश हैं, सभी उनके वारिस हैं, मैं अकेला वारिस नहीं हूँ। इसलिए चाहे भगत सिंह जी ने जब जेल डायरी अपनी लिखी, तो वो जेल डायरी जब आप पढ़ेंगे किसी गीता से कम नहीं लगेगी। आपको लगेगा एक 23 साल का युवा कैसे ये जेल डायरी लिख सकता है। जब आप शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का निशाने के बारे में जानेंगे तो शायद आज के जो हमारे ओलंपिक में निशाना लगाते हैं वो उनके समान है। और शहीद जिस तरह से शहीद भगत सिंह जी ने कहा कि मैं अपनी जो आवाज़ है, उनको पता था मुझे फांसी लग जाएगी, मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में, लेकिन उन्हें पता था मेरे फांसी लगने से ही मेरे जो विचार हैं वो समस्त देश में जाएंगे। जो हमारा आंदोलन है, जो क्रांतिकारियों का आंदोलन है, वो समस्त देश में व्याप्त होगा और पूरे विश्व पटल पर जाएगा। सर, आपने जैसे कहा अभी निशाने के लिए, वहाँ पर आदिवासी बस्तियों में भी वो चंद्रशेखर जी का है जो मतलब पैतृक निवास वगैरह रहा, वहाँ पर भी है जो उन्होंने काफी समय रहे, तो वहाँ से निशान धनुष बाण के भी है जो मतलब ज्ञान प्राप्त किया जी। तो क्या वहाँ से है जो उनकी बाल्यावस्था में ही क्या ये सब चीजें स्टार्ट हो गई थी? जी जी, देखिए, ये बात मैं कहता, शायद आपने पहले ही मुझसे पूछ ली जी। मैं वहाँ पर आ रहा था, मैं इसी बात को करता हूँ। पहले शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो निशाना था, वो निशाना अगर कहा जाए कि आया कहाँ से, शुरुआत कहाँ से, उनको किसी ने सिखाया नहीं जी। क्योंकि जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ जन्म हुआ, उधर मध्य प्रदेश में झाबुआ है जो जी, वहाँ पर उस समय भील जाति के लोग थे, तीर कमान चलाते थे, तो ये भी तीर कमान चलाते रहे, उनके साथ साथ वहीं से इनका निशाना लगाना इन्होंने तीर कमान से सीख लिया। उसके बाद फिर वही पिस्टल पर आ गया धीरे से, उसके बाद उनको किसी ने नहीं सिखाया जी। और वो एक ऐसा निशाना था कि जब अंतिम में वो शहीद हुए हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो उस पार्क जो अल्फ्रेड पार्क पहले कहलाती थी, आज वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है प्रयागराज में, वहाँ पर भी जब नॉट बाबर ने उनको घेर लिया और पार्क में आकर के उनकी कार रुकी नॉट बाबर की, तो उस नॉट बाबर ने आज़ाद जी की जांग दिख रही थी पेड़ के पीछे से, जी, उसको ही तोड़ दिया। यदि वो जांग नहीं टूटती, शायद आज़ाद जी वहाँ से भी निकल जाते। पहली गोली नॉट बाबर ने अपने कार का दरवाज़ा खोलते ही चंद्रशेखर आज़ाद जी की जांग के बीच में मारी, और जो दूसरी गोली उन्होंने अपनी सदरी में से निकाल करके दूसरा फायर नॉट बाबर की कलाई पर इस जगह पर हुआ, जिससे उसकी कलाई टूट गई। ये उनका निशाना था। और निशाने की बात आपने की तो मैं एक बात और बताऊंगा। उसी पार्क के अंदर नॉट बाबर के ही सिपाहियों ने जब शहादत हो गई, जब शहीद हो गए आज़ाद जी,
उसके बाद जिस पेड़ के पीछे से नॉट बाबर गोली चला रहा था और जिस पेड़ के पीछे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, जब फायर के निशान देखे गए तो आज़ाद जी की तरफ से जो गोलियां आई थी वो जितनी हाइट थी नॉट बाबर की 5 फीट कुछ इंच की, उसके ऊपर एक भी गोली नहीं गई थी। लेकिन नॉट बाबर ने जितने फायर सामने किए थे, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जी 5 फुट 7 इंच के ही थे जी। उसके ऊपर तक गोलियां गई थी। तो ये निशाना था इनका और वो निशाना था चंद्रशेखर आज़ाद का कि नॉट बाबर की गोली कहाँ तक जा रही थी, उनकी गोली कहाँ तक आ रही थी। तो अचूक निशानेबाज क्विक सिल्वर की उपाधि बलराज जैसा नाम रामप्रसाद बिस्मिल जी ने उनको दिया था कि क्विक सिल्वर। उनकी गोली, उनकी जो पिस्टल थी वो सदरी में से कब निकलती थी और कब फायर होता था ये किसी को पता नहीं था। और वही मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। सर ये जो अभी युवा वर्ग है, अब आजकल काफी नशे में है, जो लत में पड़ा है, लेकिन वो समय क्या था जब है जो एक क्रांति की मशाल जला करके लोग मतलब चंद्रशेखर आजाद जी की तरीके से मतलब लड़ाइयाँ लड़ते थे देश के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं भावना अब देखने को मिलती है, या किस तरीके से आप उसको देखते हैं? देखिए, मैंने जो बात शुरू की थी अपनी, मैंने इसीलिए कहा था कि आपने युवा वर्ग का ध्यान दिया। 20 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल तक के जो युवा हैं ये नशे की तरफ जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनको जो दिया जा रहा है, जो आज उनके सामने परोसा जा रहा है, उसमें शहीदों की गाथाएं नहीं हैं। शहीदों की गाथाओं से हमारी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, पर युवा वहाँ नहीं जाता है, क्योंकि युवा को एक टीवी के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से कई गलत चीज़ें दी जा रही हैं। और बॉलीवुड ने ही शहीद भगत सिंह, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह भी दी, ऐसा नहीं है। लेकिन युवा को कई प्लेटफॉर्म, मोबाइल के जरिए, OTT प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं कि युवा उनमें ही फंस के रह गया। इसके लिए हमें युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा और उसके लिए हमें मोबाइल जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर इन शहीदों की गाथाएं लेकर आनी पड़ेंगी, जैसा कि हमारी आचार्य कुछ प्रयास इसमें कर भी रही है। क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म पर ही वो चीज़ दे दें जहाँ, क्योंकि युवा किताब नहीं पढ़ना चाहता। किताबों में बहुत कुछ है पर युवा को नहीं मालूम, पर मोबाइल और इस पर जो व्हाट्सएप पर आ रहा है उनको पता चल रहा है। तो हम भी कुछ ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पर अपने आचार्य के माध्यम से शहीदों की जीवनी या एक रोचक ढंग से एक शॉर्ट फिल्म बना करके, जैसे अभी हम चौरी चौरा पे एक जल्दी एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं, उस तरह से लेकर के हम आएंगे। और जो नशे की तरफ युवा जा रहा है, इससे मैं यहाँ से बहुत बड़ा संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ से जो भी यूथ या युवा सुन रहा है आपके चैनल के माध्यम से, वो ये जान ले कि जिस आज़ादी को हम 15 अगस्त और 26 जनवरी में आप लोग मनाते हैं, ये बहुत आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, इन सब लोगों ने अपनी जानें दे दी, अपने घर छोड़ दिए। सिर्फ जान नहीं दी, इनके परिवार तहस नहस हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने माँ बाप का मुंह तक नहीं देखा, सिर्फ देश के लिए उन्होंने अपने रिश्तेदार को 2 गोली दे दी कि ये हमारे माँ बाप के लिए हैं, 2 गोली, आप समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे वीर और ये है हमारी आज़ादी। और अब ये किसके जिम्मे है? ये हमारे जिम्मे है, इसके जिम्मेदार हम हैं। इसको बचाने का हमारा संकल्प होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से, राजनीति में जाकर के। जैसे भी हम इसको बचाएं, हम बचाएं। मैं राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों को राजनीति में जाने को कहूँगा, क्योंकि वहाँ जो गंदगी है उसको साफ करना हमारे देश का युवा का काम है, न कि नशे में बर्बाद होकर के अपने देश को बर्बाद होते देखना। ये मेरे युवा के लिए बहुत गलत है, उनके वंश के लिए, उनके परिवार के लिए। और उनके बच्चे भी कहेंगे उनसे बड़े होकर के कि आपने क्या किया था, इन शहीदों ने तो हमारा देश को आज़ाद करा दिया था। इसलिए मैं यूथ से कहूँगा वो नशा करके बेहोश मत हो। अगर बेहोश हो तो या तो मरने के बाद हो या तो सोते समय हो। सर, जब हम बात करते हैं आपके व्यक्तित्व की जी, तो अमित जी आपने काफ़ी सारी मुहिम छेड़ी, जैसे ट्रेन पर अपने तिरंगे को मतलब लगाने का कार्य हो, तो ये सब कैसे क्या तो कर पाते हैं? मतलब सारी चीज़ों को, क्रांति की एक भावना लेकर के किस तरीके से आप जो लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं जी, उन अनुभवों को हम चाहेंगे हमारे जीवन के दर्शकों से साझा करें। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए सबसे पहले तो मैंने हमेशा कहा है कि मैं अपने पत्रकार भाइयों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुरू से लेकर आज तक भी मेरी, चाहे वो मध्य प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का अपमान हुआ ननके चौराहे भोपाल में, तब पत्रकारिता जगत ने मेरा साथ दिया और उसको हमने जीता। उनके बेटे ने बाद में कह दिया प्रतिमा हटनी चाहिए, जिनकी आपको पता चला होगा अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगा दी, वो पत्रकार भाइयों के उससे हमने जीता। दूसरा, रेल इंजन पर तिरंगा हमने लगवाया, उसमें भी पत्रकार भाइयों का सहयोग था। मेरे पूज्य पिताजी और हम
माननीय रेल मंत्री जी के पास 3 प्रोजेक्ट लेकर के गए थे कि एक तो शहीदों के नाम से ट्रेन चले, दूसरा जिस भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुक रही है और वो प्लेटफॉर्म जिस शहीद के गांव से आता है, यानी कि आप एक उदाहरण मैं कहता हूँ कि बलिया में ट्रेन रुकती है तो उस स्टेशन पर मंगल पांडे की प्रतिमा होनी चाहिए, ताकि ट्रेन रुके तो लोग समझ जाए यहाँ के मंगल पांडे जी हैं। ये उनका है, ये प्रपोजल लेकर के गए थे। दूसरा हम लेकर के गए थे कि ट्रेन के इंजन के आगे तिरंगा हो, सुरेश प्रभु 2016 में। तो माननीय सुरेश प्रभु जी ने हमारे उन प्रपोजलों को तो नहीं, लेकिन तिरंगे के प्रपोजल को 2016 के हमने मई में प्रपोजल दिया था और अगस्त में ही ट्रेन 10,000 इंजनों पर तिरंगे आ गए थे। और आज आप महाराष्ट्र के लोकल से लेकर के किसी भी ट्रेन पर देखेंगे इंजन के आगे आपको तिरंगा लगा हुआ आपको मिलेगा। और जैसा कि आपने पूछा हम ये मुहिम किस तरह से चला लेते हैं, हम लोग जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी है वो हमारे पूज्य पिताजी को काकोरी कांड के जो अभियुक्त थे, अंग्रेजों के लिए अभियुक्त थे, हमारे लिए तो क्रांतिकारी हैं, उन्होंने उसमें 5 वर्ष की सजा काटी थी। काकोरी कांड में मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल जी को माउजर वगैरह जो उनके पास होते थे माननीय प्रेम कृष्ण खन्ना जी के माध्यम से होते थे। राम बिस्मिल साहब से प्रेम कृष्ण खन्ना जी चूँकि उम्र में बहुत बड़े थे तो बहुत घनी मित्रता थी। और क्रांतिकारियों को विशेष रूप से, चूँकि वो एक बड़े परिवार से आते थे, जो क्रांतिकारी थे शाहजहानपुर के, उनको संरक्षण देना उनकी आदत थी। तो उन्हीं प्रेम कृष्ण खन्ना जी ने 80 के दशक में मेरे पूज्य पिताजी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का चार्ज सौंपा और ये कहा कि ये संगठन अब किताबों में दब के नहीं रहना चाहिए, ये संगठन रहेगा। और उन्हीं की बदौलत आज भी मेरे पूज्य पिताजी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उपाध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सिर्फ एक व्यवस्था है। आज एचआरए में जितने भी लोग हैं वो एक सब लेवल पे काम कर रहे हैं, परिवार की तरह, जिस तरह से शहीद थे। ये दर्जे सिर्फ एक व्यवस्था बनी रहे इसलिए बनाए गए, प्रदेश उपाध्यक्ष चाहिए या जो है जिला अध्यक्ष, ये सब अलग चीज़ें हैं। हिंदुस्तान ये जो आपकी रिपब्लिकन आर्मी है जी, ये किस रूप में और कहाँ मतलब अभी तक कार्य कर रही है और इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए हम बता दें आपको, ये हमारे दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, बल्कि अगर ये मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ तो सभी प्रदेशों में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के ज़्यादा नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष हमारे हर जगह हैं। और ये इनका जो काम है, किसी राजनीति में नहीं पढ़ते हैं लोग। और मैं सिर्फ और सिर्फ शहीदों की जो विचारधारा थी कि शहीद ने एक संकल्प ले लिया, जैसे आज़ाद जी का था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था, आज़ाद रहूँगा, उसी भावना पे चलते हुए हमारे जो जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं एचआरए के, वो सारे या जिला अध्यक्ष हैं, जहाँ भी एचआरए है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, उसी विचारधारा पर काम करके शहीदों को पूजती है, उनकी विचारधारा को पूजती है। और अभी हमारा आपको बाद में बता दूं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का जो सबसे बड़ा वर्तमान में उद्देश्य चल रहा है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की सबसे बड़ी प्रतिमा लखनऊ में हम लगाने जा रहे हैं। वो भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के माध्यम से लगेगी, पर सीधे रूप से पूरे देश का प्रत्येक आज़ाद प्रेमी, प्रत्येक राष्ट्रवादी और जो शहीदों की विचारधारा को सम्मान देता है, मान देता है, वो इस प्रतिमा से जुड़ा रहेगा। वो ये कह सकेगा, माध्यम तो हम है, पर वो ये कह सकेगा प्रतिमा एचआरए ने नहीं, उसने लगवाई है, वो लगवा रहा है। ये अभी चल रहा है। सर, ये जो राजनीति और राजनीति का जो पार्टियां हैं, इनकी तरफ कभी आपका रुझान नहीं हुआ? कोई खास वजह? देखिए, राजनीति की तरफ हमारा रुझान इसने ले हुआ, मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति देश को चलाने की और लोकतंत्र बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि सरकारें तो आती जाती हैं और लोकतंत्र सदैव रहा है। देखिए, हमारी जब हम हारते हैं, सरकारें हारती हैं, लोकतंत्र कभी नहीं हारता, लोकतंत्र हमेशा जीतता। वो किसी न किसी को जिता करके लाता, वो व्यक्ति गड़बड़ करना शुरू कर दे जी, वो बात अलग है। अच्छा, रही मेरे रुझान की बात, तो हम बड़ी शिद्दत से शहीदों को पूजने वाले व्यक्ति हैं, उनका रक्त हमारे रगों में बहता है, इसलिए राजनीति के कई प्रस्ताव भी हमारे पास आए कि आप इसमें ज्वाइन करें, इसमें आए। तो हमने, हमारा यही हमेशा रहा कि देखिए हमारे ऊपर अन्य दायित्व तो बढ़ जाएंगे जी, तो हम उसमें ना रह करके हम अलग से गैर राजनीतिक रहते हुए अपना काम करते चल रहे हैं। जैसे आपने भी कहा, युवाओं को आपने कहा कि गंदगी बहुत है राजनीति में, मतलब उनको आना चाहिए ताकि वो गंदगी दूर हो सके। तो क्या ऐसा कुछ भविष्य में आपसे प्रयास लगाया जा सकता है कि आप किसी राजनीतिक दल में इस तरीके से गंदगी दूर करने का कार्य करेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा जिन युवाओं को मैंने कहा वो जाएं जी, मैंने कहा ना,
वो जाएं उसमें। मैं सब सदैव प्रेरणा सबको देता हूँ कि यूथ जाए राजनीति में, क्योंकि राजनीति बहुत ज़रूरी है और देश नीति होनी चाहिए, राजनीति नहीं। जैसे प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक है जी, ठीक है। तो मैं उनको मैं भेजना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा वो वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत आज अजीब अजीब तरह से लोगों के बयान आते हैं। वो बयान आप सुन लेंगे तो शायद शहीदों को भी वो लोग नहीं बख्शते हैं। शहीदों को भी कई नेताओं ने आतंकवादी बोला, कि मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा। जो देशभक्त हैं वो खुद ही समझदार हैं, इसलिए वहाँ पर जाना चाहिए। और रही मेरी बात, तो मैं हमेशा मेरा संकल्प रहा है कि मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा, और ये जो मेरा दृढ़ संकल्प है ये मैंने देश हित के लिए ही लिया है। लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि ये संकल्प जो देश हित में मैंने लिया था, अगर उससे देश का हित नहीं हो रहा, तो देश हित के लिए ही वो संकल्प भी तोड़ने से मुझे कोई गुरेज नहीं है। सर ये 2022 का जो चुनाव आना है जी, उसको लेकर के मतलब क्या विचार है आपका? देखिए 2022 के चुनाव से मेरा विचार तो यही है कि जनता अपना पूर्ण रूप से मत दें, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश की योगी जैसे आदित्यनाथ गठबंधन की सरकार बनती है या किस तरीके से सारी पार्टियां, राजनीतिक दल जो है एक होकर के बीजेपी को घेरते हैं, इसलिए तो क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए ये तो जनता तय करती है। मैं आपको बताता हूँ, गठबंधन की सरकार पहले भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, वो फिर इकट्ठे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत पड़ रही है? अगर सबने अपने अपने काम किए हैं तो मुझे लगता है उन्हें इकट्ठा नहीं, स्वयं अपने दम पर चुनाव में आना चाहिए। हालांकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं, फिर भी ये बात कर रहा हूँ। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने दम पे जनता चाहेगी तो उन्हें जिताएगी। और चाहे वो सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, देखिए मेरा ये मानना है कि अपने दम पे उन सबको आना चाहिए। अगर उन्हें इकट्ठा होना पड़ रहा है तो उन्हें अपने काम पे शक होना चाहिए कि उन्हें इकट्ठा क्यों होना पड़ रहा है, एक व्यक्ति के लिए, एक पार्टी के लिए। जी, ठीक है। तो मुझे लगता है देश की जनता सदैव लोकतंत्र को उसने विजयी बनाया, इस बार भी उसी तय होनी चाहिए। देश के विकास पे, प्रदेश के विकास से, शहर के विकास से, या हमारे क्षेत्र के विकास से। हमने कितना विकास किया, कितनी नौकरियां दी जी, कितना युवाओं को हमने देशभक्ति से परिचित कराया, कितनी शिक्षा दी, इससे ना कि जो जात पात को लेकर के ये जो नेताओं की शुरू की रणनीति है। इसीलिए मैंने क्या कहा आपसे जी, इसमें बहुत गंदगी हो गई है। इसमें जो राष्ट्रपुत्र लोग हैं इनका जाना जरूरी है, जो देशभक्त लोग हैं इनका जाना जरूरी, ना कि जो ये आपने जैसा कहा कि ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कराने लगना है जी। अभी तक आप कहाँ थे? अभी तक आपने ब्राह्मण सम्मेलन क्यों नहीं कराया था? जो कराने लग रहे हैं जी, ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं जो अन्य है उनका कोई समाज में स्थान नहीं, कोई औचित्य नहीं। और हाँ, जो भी हिंदू है अगर वो हिंदुत्व की बात करता है तो निश्चित रूप से जनता को उसे ऊपर लाना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य से लेकर के शिखर तक का व्यक्ति हो, क्योंकि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू परिचय। अगर 100 में इसके ऊपर भी कोई अंक होता तो मैं उनको वो देता, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम तो उसी को मानते हैं जो आज़ाद परिवार हो या कोई भी शहीद परिवार हो, जो शहीदों की ओर ध्यान देता है जी। इसमें मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने बात 100 में से 100 की करी तो मैं इसको स्पष्ट भी कर देता हूँ जी, कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री यदि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के गाँव में गया तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। उसके बाद अल्फ्रेड पार्क, जिसको हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क इलाहाबाद में है, प्रयागराज जी, वहाँ पर यदि वो इतना काफिला रुकवा करके उतर के चंद्रशेखर आज़ाद जी को नमन करने गया, वो नरेंद्र मोदी जी थे। उसके बाद राष्ट्रपति योगी आदित्यनाथ जी, माननीय राज्यपाल महोदय राम नाईक जी, ये तीनों एक साथ किसी शहीद को नमन करने के वो तो चंद्रशेखर आज़ाद जी प्रयागराज पार्क में। वो शायद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद अभी जो मैं प्रतिमा लगाने जा रहा हूँ, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, हमने अन्य पार्टियों के पहले जो सीएम रहे थे उनसे भी मिलने की गुजारिश करी थी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने हमें जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा कि हम मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन ये हमसे मिले, इन्होंने समझा और मुझे पूरी उम्मीद है। और अच्छी बात आपको बताऊं, अभी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म दिवस था जुलाई में जी। उस पर माननीय योगी जी का मुझे पत्र भी आया
जी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लग रही है, मेरी ओर से पूरी पूरी बधाई, जो विश्व की सबसे बड़ी लग रही है। जी और भविष्य में शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर मुझे पूरा उम्मीद है वो उस पर आकर खुद शिलान्यास भी करेंगे, उस प्रतिमा का जो विश्व की सबसे बड़ी है। जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50,000 लोगों के सामने रामलीला मैदान में शहीद भगत सिंह जी के पौत्र, शहीद सुखदेव के पौत्र हमारे पिताजी को या मुझे 50,000 लोगों के सामने सम्मानित किया। जो किया, जो मैं जानता हूँ वो बताता हूँ। तो उनको और रही कोरोना की बात, उत्तर प्रदेश, योगी जी की बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। अगर इसे हम किसी छोटे देश से तुलना करें, शायद उससे भी बड़ा है। तो जो इतना बड़ा प्रदेश संभाल रहे हैं और एक छोटा सा प्रदेश एक शहर के बराबर है, जी समझने वाले समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, छोटा सा एक शहर के बराबर, वो उन पर आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर के ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ये उनको सोचना चाहिए कि आप किस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वो राम मंदिर तो पूरा देश मिलकर के, पर आप तो पूरे देश पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। राम मंदिर में बाधा डालने वाले कौन लोग थे, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं गैर राजनीतिक होते ये सब बात कर रहा हूँ, मैं किसी राजनीति में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी का ऑथेंटिक सदस्यता मेरी नहीं है, लेकिन एक क्रांतिकारी परिवार की हैसियत से बातें मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए कोरोना में उनको 100 से 100 नंबर मिलने चाहिए। इतना बड़ा प्रदेश, क्योंकि इस प्रदेश में जो भी आया है, जी जो भी यहाँ का मुख्यमंत्री बना है, उसने यहाँ का जो संपत्ति विभाग है उसको अपनी तरह से यूज किया है। उसने वो पैसा जो जनता का पैसा था वो अपनी तरह से अपनी प्रतिमाएं, अपने जो उनके आदर्श है उनकी प्रतिमाएं लगाने में किया। जी जो भी आता है वो संपत्ति विभाग हो या वहाँ का संस्कृति विभाग हो, वो अपने इस्तेमाल में सब लगाने लगता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने इस्तेमाल में अभी तक कुछ नहीं लगाया। वो जनता का चीज़ है और जनता के ही इस्तेमाल में, जिसका एकदम, जिसको हम कहें पूर्ण रूप से जो सरकारी संपत्ति, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, संस्कृति मंत्रालय हो या संपत्ति विभाग हो, हर तरह से जितने भी उत्तर प्रदेश की जो हमारा जो ऑफिस है, कार्यालय है पंचम तल पे या लोक भवन में, वो पूरा देश हित में ही काम कर रहा है। उनको 100 में 100 नंबर में दूंगा। सर, अंत में चलते चलते हम ये कहेंगे कि आप हमारे जो जी न्यूज़ के दर्शक हैं और समस्त देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समस्त देशवासियों को मैं यही संदेश दूंगा, मैंने पहले भी कहा कि देश हमारा है, चाहे लोकतांत्रिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे देखिए हर एक व्यक्ति देशभक्त है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई नेता है वही देशभक्ति कर रहा है। हर एक व्यक्ति देशभक्त है, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी तरह से जिम्मेदारी निभा रहा है। एक मोटरसाइकिल बनाने वाला भी, देश का प्रधानमंत्री भी देश के विकास में सहयोगी है। बस हम ये सोचना बंद कर दें कि हमारे करने से क्या होगा। हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आज हमारे भाई इंटरव्यू ले रहे हैं, ये अपनी तरह से देश का विकास कर रहे हैं। ये पत्रकारिता जगत को आगे ले जा रहे हैं, चौथे स्तंभ को आगे ले जा रहे हैं। मैं शहीदों की विरासत को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपनी तरह से आगे ले जा रहा हूँ। इसलिए हर एक राशन की दुकान वाले से लेकर के, मैंने कहा माननीय राष्ट्रपति महोदय तक, देश के विकास में सहयोगी हैं। अपने आप को छोटा कभी मत समझें। और 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन सिर्फ हम उस दिन नहीं याद रखें, हम पूरे देश, पूरे साल वो भावना अपने मन में रखें। यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। और भारत के युवाओं को नमन करता हूँ, भारत की देश की जनता को नमन करता हूँ। माँ भारती आप सबका मार्ग ऐसे ही प्रशस्त करती रहे। धन्यवाद सर, बहुमूल्य समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में अमित आचार्य जी,